आज की क्लास में हम रीतिकाल का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और रीतिकालीन काव्य की जो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, इन तीन धाराओं के अलावा जो इतर काव्य धाराएं हैं जिसमें वीर काव्य और भक्ति काव्य दोनों आता है, उसका भी परिचय हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो दो ऐसे काल हैं, आदिकाल और रीतिकाल, जिनके नामकरण को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, जिनके नामकरण पे बहुत सारे अलग अलग विचार आए हैं। उसमें एक आदिकाल है और दूसरा रीतिकाल है। रीतिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा। किसी ने इसे श्रृंगार काल कहा, किसी ने इसे कला काल कहा, ठीक है ना, और किसी ने इसे रीतिकाल कहा। लेकिन अंततः जाकर के रीति को ही, चूंकि श्रृंगार और कला की जो भी प्रवृत्तियां हैं वह इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो रीतिकाल नाम किसका दिया हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह नाम सर्वसम्मति से आगे चल करके स्वीकार कर लिया गया। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि रीतिकाल में यह जो शब्द है, रीति शब्द, ठीक है, इसको लेकर के विद्वानों में अलग अलग तरह की राय देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि रीतिकाल में यह जो रीति शब्द है, ठीक है, यह संस्कृत का शब्द है, संस्कृत के रीति संप्रदाय से लिया गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में कुछ संप्रदाय हैं, जिसमें कि रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है। उसी में एक संप्रदाय आता है रीति संप्रदाय। इन संप्रदायों से मतलब यह है बच्चे कि अलग अलग विद्वानों ने काव्य की आत्मा अलग अलग तत्वों को माना। किसी ने माना कि काव्य की आत्मा क्या है? रस, तो उन्होंने रस संप्रदाय की स्थापना की और बताया कि कैसे काव्य की आत्मा रस है। किसी ने कहा, जैसे कि आनंदवर्धन ने कहा कि रस की आत्मा क्या है? ध्वनि है, तो उन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। आचार्य वामन ने कहा कि काव्य की जो आत्मा है वह है रीति, जिसका संदर्भ शैली, भाषा या स्टाइल से है। तो आचार्य वामन ने माना कि काव्य की आत्मा जो है वह रीति होती है और उन्होंने, आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की। तो कुछ विद्वानों की यह राय है कि यह जो रीति शब्द आया है, आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से यह शब्द आया है। जबकि आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कुछ अन्य विद्वानों ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि वामन के रीति संप्रदाय से यह शब्द नहीं आया है। ठीक है। इसका प्रयोग किया गया है विशेष तौर पे, रीति शब्द जो आया है वह अनुकरण के अर्थ में, नकल करने के अर्थ में। अर्थात रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत की जो काव्य शास्त्रीय परंपराएं थी, सिद्धांत थे, मान्यताएं इत्यादि थी, उसकी नकल की। ठीक है, उसकी नकल या उसके अनुकरण में काव्यों या ग्रंथों की रचना की, इसलिए इसका नाम रीतिकाल रखा गया। तो यहां जो रीति शब्द है वह वामन के रीति संप्रदाय के अर्थ में नहीं बल्कि अनुकरण के अर्थ में आया है। आगे बात समझ में स्पष्ट है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रख करके की गई है। अब हम जान लेते हैं कि रीति काव्य की पृष्ठभूमि क्या है। रीति काव्य की पृष्ठभूमि के बारे में हमें समझना है। बहुत सरल ढंग से हम इस बात को समझते हैं। देखिए, हम सब यह जानते हैं कि कोई भी जो साहित्य होता है वह साहित्य अपने समय के समाज से कट करके नहीं हो सकता है। जैसा समाज होगा वैसा ही क्या होगा? साहित्य होगा। समझ लेना मेरी बात। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। यानी कि साहित्य अपने समाज में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, समाज की जो विशेषता है, समाज की जो कमियां हैं, उन सबको क्या करता है? उजागर करता है, प्रकट करता है। तो रीतिकाल का जो समाज था उसे अगर देखें आप ध्यान से, 1700 से 1900 संवत, तो यह वह समय है जब मुगलों का शासन पूरी तरह से भारत में क्या हो चुका था? स्थापित हो चुका था। आप पीछे जाएंगे भक्ति काल में तो क्या था? उस समय उनका आक्रमण चल रहा था, ठीक है, लेकिन रीति काल तक आते आते उन्होंने पूरी तरह से साम्राज्य को क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, ठीक है, उन रजवाड़ों पर मुगलों का क्या हो गया था? नियंत्रण हो गया था। ठीक है, आपस में अब युद्ध नहीं हो रहे थे। आदिकाल में देखेंगे तो
राजा क्या हो रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो आदिकाल के समय में क्या हो रहे थे, रजवाड़े राजा आपस में युद्ध कर रहे थे। लेकिन रीति काल के समय में चूंकि मुगलों का शासन पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता हासिल कर चुका था, इसलिए आपस में युद्ध नहीं हो रहे थे, यह युद्धों का समय नहीं था। लेकिन सत्ता का जो चरित्र था वह वैसे ही था, शोषण का चरित्र, ठीक है, जैसे आदिकाल में भी आपको देखने को मिलता है। तो मुगलों का जो शासन था, वह जो चरित्र था, वह शोषण का चरित्र था, ठीक है। समाज तो क्या था, मूलतः दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग था, उस उच्च वर्ग में राजा और सामंत आते, ठीक है। जो निम्न वर्ग था उसमें किसान, श्रमिक, मजदूर, ये सारे लोग उसमें आते, ठीक है। तो क्या था, निम्न वर्ग जो थे उनका शोषण होता था, सारा श्रम सारा काम वो निम्न वर्ग के लोग करते थे, ठीक है। और संपत्ति का मालिक कौन होता था, उच्च वर्ग होता था, सामंत वर्ग होता था, या कि शासक वर्ग होता था। इस तरह से एक दरबारी परिवेश बन गया था, ठीक है, दरबार की स्थिति बन गई थी, दरबारी परिवेश बन गया था। और जब दरबारी परिवेश बनता है तो उस समय कविता की प्रवृत्ति जो होती है वह दो रूपों में दिखाई देती है। एक श्रृंगार की कविता अधिक लिखी जाती है और दूसरी वीरता की कविता अधिक लिखी जाती है। आप देखें आदिकाल को, वहां भी दरबारी परिस्थिति थी, तो आश्रयदाता राजाओं का क्या होता था, गुणगान होता था कि नहीं होता था, ठीक है। श्रृंगार की कविताएं होती थी कि नहीं होती थी, होती थी ना। दरबारी परिवेश जब होता है तो श्रृंगार की कविताएं भी होती हैं और वीरता की कविताएं होती हैं। वीर काव्य लिखे जाते हैं राजाओं की प्रशंसा के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, ठीक है। और श्रृंगार की कविताएं क्यों लिखी जाती हैं, राजाओं का मनोरंजन करने के लिए। रीति काल में क्या था, दरबारीपन तो था, लेकिन वीर काव्य जो लिखे गए वह दूसरे तरह के वीर काव्य लिखे गए, उसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां वीर काव्य जो लिखे गए रीति काल में वो उन राजाओं के लिए लिखे गए जो मुगल शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यह जो वीर काव्य है, रीति काल का वीर काव्य है, आदिकाल के वीर काव्य से अलग है, ठीक है। चूंकि इस दौर में युद्ध नहीं हो रहे थे, इसलिए कविता की जो मूलभूत प्रवृत्ति थी वो क्या थी, श्रृंगार की प्रवृत्ति थी। तो श्रृंगारिक कविताएं अधिक लिखी जा रही थी। इस दौर के जो कवि थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं के दरबार में रहते थे और उनके मनोरंजन के लिए श्रृंगार की कविताएं लिखा करते थे। साथ ही साथ, चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सामाजिक रूप से यह काल जो था वह सामंतवादी स्थितियों का काल था। एक शोषक वर्ग था और दूसरा शोषित वर्ग था, ठीक है। तो ये जो अमीर वर्ग होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, तो इनके अलग अलग तरह के शौक होते हैं, अलग अलग तरह के इनके स्ट्रगल होते हैं, अलग अलग तरह की चीजें ये चाहते हैं। तो इस दौर के जो राजा थे, सामंत थे, उनके भीतर एक नए किस्म का शौक जागृत हुआ। और वह शौक जागृत क्या हुआ, शास्त्रीयता का ज्ञान प्राप्त करने का शौक जागृत हुआ, ठीक है। तो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने का शौक जागृत हुआ इस दौर के राजाओं में। तो यह काम इतना आसान है नहीं, या तो इसके लिए आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, या श्रम का काम होगा। तो वो तो उनसे होने से रहा। तो इसकी जिम्मेदारी किसने निभाई, कवियों ने निभाई, कि हम आपको शास्त्रीय ज्ञान से क्या करवाएंगे, परिचित करवाएंगे। और इसी प्रक्रिया में एक तरह से आप देखें तो रीतिकालीन काव्य धाराओं को हम बांट पाएंगे कि किस तरह से उस दौर के कवियों ने अलग अलग ढंग से कविता लिखी और काव्य का प्रस्फुटन, काव्य धाराओं का प्रस्फुटन हुआ। तो जो उस दौर के कवि थे, जो दरबारों में रहते थे, उन्होंने किस तरह से कविता लिखी और कैसे अपने जो सामंती अभिरुचि के जो लोग थे उनकी अभिरुचि का कैसे पोषण किया, राजाओं की रुचि का कैसे पोषण किया, यह बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो कवि थे, इस दौर के जो कवि थे, उन्होंने क्या किया, राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान कराने के लिए, ठीक है, संस्कृत के जो काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ थे, सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को खूब पढ़ा, ब्रज भाषा में उसका अनुवाद किया और ब्रज भाषा में जो अनुवाद किया उसको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए उन्होंने क्या की, कविताएं लिखी। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? राजा क्या कह रहे थे, राजा कह रहे थे कि हमें शास्त्रीय ज्ञान चाहिए। तो शास्त्रीय ज्ञान या सिद्धांतों का ज्ञान का संस्कृत साहित्य में है, ठीक है। तो जो कवि थे, रीतिकाल के कवि, ठीक है, उन्होंने संस्कृत साहित्य पढ़ा, ठीक है, दिख रहा है यहां,
संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ थे, ठीक है, जिसमें अलंकार, नायिका भेद, तमाम तरह के जो शास्त्रीय ज्ञान थे उसको पढ़ा, ठीक है, ठीक है। फिर उसका ब्रज भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है। और इसको समझाने के लिए जो संस्कृत साहित्य में जो काव्य शास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो लक्षण हैं, उसका अनुवाद किया और इसको ब्रज भाषा में अनुवाद किया और इसको समझाने के लिए क्या की, कविताएं लिखी। जैसे कि मान लीजिए नायिका भेद है, ठीक है, अलंकार है, रस है, छंद है, तो संस्कृत में पढ़ा, ब्रज में अनुवाद किया और उसको समझाने के लिए उदाहरण के लिए क्या किया, कविताएं लिखी। आ गई बात समझ में? तो उदाहरण देकर संस्कृत के लक्षण जो ग्रंथ इत्यादि थे, जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को बताया और उदाहरण के लिए क्या की, कविताएं लिखी, ठीक है। और ये जो कवि थे, ये इन कवियों ने राजाओं को इस तरह से शास्त्रीय ज्ञान कराने का काम शुरू किया, ठीक है। इसलिए इसको लक्षण ग्रंथ परंपरा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ परंपरा, ठीक है। तो लक्षण ग्रंथ परंपरा भी इसे कहा गया। तो ये जो कवि थे जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियमों, सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उदाहरण देकर के कविताएं लिखी, इन कवियों को हमने कहा रीतिबद्ध कवि, ठीक है। रीति काल की काव्य धारा को अगर हम बांटे तो उसमें हमें 3 धाराएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी बताता हूं आपको। तो अगर हम रीति काल में जो काव्य परंपराएं पाई जाती हैं, उन काव्य परंपराओं को, ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए रीतिकालीन काव्य धारा को अगर हम विभाजित करें तो मुख्यतः हमें 3 धाराएं मिलती हैं। चौथी धारा जो रीति इतर काव्य धारा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये 3 धारा कौन सी है? रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा पे सबसे पहले हम लौटते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस दौर के कवि जो क्या थे, वो दरबारों में रहते थे। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे वो क्या करते थे, संस्कृत के जो सिद्धांत ग्रंथ थे या जो लक्षण ग्रंथ थे, या जिसमें कि नायिका भेद, अलंकार, रस, छंद इत्यादि के बारे में जो बताया जाता था, उन सिद्धांतों का पालन करते थे और उदाहरण के साथ कविताएं लिखते थे। आगे बात समझ में? जिसे कि हम लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, संस्कृत के सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा, उसका ब्रज में अनुवाद किया और फिर उदाहरण के स्वरूप क्या की, कविताएं लिखी। यानी कि यह बंधे हुए होते थे, उस परंपरा से बंधे हुए होते थे, संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा से बंधे हुए होते थे। इसलिए इन कवियों को हमने क्या कहा, रीतिबद्ध कवि कहा। आगे बात समझ में? इस कवि की श्रेणी में आते हैं केशव, मतीराम, पद्माकर इत्यादि, और इन्हें हम आचार्य कवि भी कहते हैं, ठीक है। आचार्य कवि इसलिए कि संस्कृत का गहरा अध्ययन करना, अनुवाद करना, फिर उसको उदाहरण के स्वरूप कविता में ढालना, उसी अनुरूप कविता लिखना, तो यह अत्यंत प्रतिभा का काम था, यह आसान काम नहीं था। इसलिए सम्मान से इनको हम आचार्य कवि कहते थे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा स्पष्ट हो गई। इसके बाद आती है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि, प्रसिद्ध कवि हैं, वो है बिहारी, ठीक है। रीति सिद्ध काव्य धारा में कवि जो होते थे वो क्या करते थे, इनको संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियमों इत्यादि का ज्ञान तो था, लेकिन उदाहरण देकर कविता लिखना ये जरूरी नहीं समझते थे। नियमों का पालन अवश्य करते थे, लेकिन उदाहरण के साथ कविता प्रस्तुत करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। इनकी कविताओं में हम उस तरह से उदाहरण नहीं देखते हैं जिस तरह का उदाहरण हमें रीतिबद्ध काव्य धारा में देखने को मिलता है, लेकिन इन्हें उन नियमों का और उन सिद्धांतों के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। ऐसे कवियों को हमने क्या कहा, रीति सिद्ध काव्य धारा। ये भी दरबार में रहते थे, ठीक है ना, ये भी दरबारी कवि हुआ करते थे। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के जो कवि थे ये लक्षण और उदाहरण की पद्धति नहीं अपनाते थे, जबकि इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी वह लक्षणों को ध्यान में रख करके लिखा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ये विशेष प्रकार के कवि थे, ठीक है। थे तो ये दरबार में ही रहते थे, लेकिन दरबार में रह करके ही इन्होंने अपनी निजी अनुभूतियों को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना क्या किया, स्वीकार किया।
ऐसे कवि जिनको ये रीतिबद्धता और रीति सिद्धता इनसे कोई मतलब नहीं था, ये मुक्त थे, फ्री थे, देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये बंधे हुए हैं, ठीक है, ये सिद्ध है, इन्हें भी मालूम है अच्छे से, लेकिन ये बंधे हुए नहीं है, और ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, मुक्त है। यानी कि इन्होंने जो स्टाइल है, संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय नियम है, सिद्धांत है, उनसे मुक्ति पाई और दरबार में रह करके ही अपनी निजी अनुभूति की कविताएं लिखनी शुरू की। इन कवियों में घनानंद का नाम आता है, जिन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, ठीक है। बोधा, आलम, ठाकुर, इस श्रेणी के कवि आते हैं जिन्होंने अपने मन की आवाज को कविताओं में क्या किया, प्रस्तुत किया। और ये स्वाभिमानी कवि थे, अपने मन की बात बिना किसी लाग लपेट के क्या करते थे, कह देते थे। अनुभूति की प्रामाणिकता और जीवंतता रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्रेम का जो दायित्व बोध है, वह प्रेम का दायित्व बोध भी इस दौर के कविताओं में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य रूप से तीन धाराएं हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। एक चौथी काव्य धारा भी आती है, रीति इतर काव्य, ठीक है। रीति इतर काव्य मैं यहाँ आगे लिखता हूँ। रीति काव्य में जो तीन काव्य धाराएं प्रमुख हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इसके अलावा भी एक काव्य धारा वहां प्रवाहित हो रही थी, जिसको समग्रता पे देखने पे हम रीति काल की जो पूरी काव्य परंपरा है उसे समझ पाएंगे। वह थी रीति इतर काव्य धारा, ठीक है। इसमें दो तरह की कविताएं आती हैं, एक दरबारी और एक गैर दरबारी। ये काव्य धारा जो है, देखिए, जब रीति काल अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, जब वह आधुनिक काल को पहुंचने को था, तो उस समय क्या हुआ था, धीरे धीरे अब अंग्रेज आ गए थे ना, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उनका व्यापार विस्तृत हो रहा था, उनकी सत्ता काबिज हो रही थी। तो यह जो था, दरबार जो थे वो टूट रहे थे धीरे धीरे, जो मुगल दरबार थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। और मुगलों से भारत के भी कुछ बड़े महापुरुष जो थे वो क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि शिवाजी हुए कि नहीं हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए ना। तो ऐसे लोग मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो इन संघर्ष करने वाले जो भारत के जो राष्ट्र नायक थे, ठीक है ना, इन राष्ट्र नायकों की प्रशंसा में जो दरबार में जो कविताएं लिखी गई, इन्हें हमने कहा वीर काव्य। मेरी बात समझ में आ रही है? रीति काल का उत्तरार्ध, जब अंतिम दौर, जिस समय दरबार टूट रहे हैं, तो दरबार इसलिए भी टूट रहे हैं कि उनसे हम क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। इसमें कि शिवाजी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, और भी लोग थे जो उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे, उनको खदेड़ना चाहते थे, है ना। तो इनके दरबार में रह करके जो कविताएं कवि लिख रहा था, इनकी वीरता का गान कर रहा था, वह वीर काव्य के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें कि यह जो वीर काव्य है, यह आदिकाल के वीर काव्य से बिल्कुल अलग है। आदिकाल का वीर काव्य क्या है, वह व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहा है राजा की, ठीक है। वहां वीरता का मतलब है, जाही की बिटिया कुंवारी देखे ताई घरी जाए धरे तलवार, किसी बिना मतलब के युद्ध कर रहे हैं। लेकिन यह युद्ध जो है वह राष्ट्र की स्वतंत्रता और राष्ट्र की अस्मिता से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस दौर के कवियों में जैसे कि छत्रसाल का नाम आता है, भूषण हुए, भूषण का नाम वीर काव्य की श्रेणी में भूषण का नाम आता है, वह बहुत प्रमुख कवि हुए। तो ऐसे कवि जिनका संबंध राष्ट्रीय भावना से था, वो इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। दूसरी जो धारा है वह गैर दरबारी धारा है, दरबारी कवि नहीं थे। उसमें एक आती है भक्ति काल और दूसरा नीति काल। देखिए, भक्ति काल जिसे हम रीति काल के पहले जानते हैं, उसका स्रोत अभी यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अभी भी भक्ति काल की कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन वो तरंग उसमें नहीं है जो तरंग भक्ति काल के कवियों में देखने को मिलती है, जो कि कबीर में, सूर में, तुलसी, जायसी, मीरा में है। तो वो तरंग नहीं है, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो मजबूती तो नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति कविताएं इस दौर में भी देखने को मिलती हैं। और दूसरा कि इस दौर में स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की स्थापना हुई, नीति काव्य की धारा प्रस्फुटित हुई। नीति काव्य की धारा में क्या करते थे कवि, उपदेश मूलक कविताएं लिखते थे, लोक को जागृत करने के लिए, लोक को उपदेश देने के लिए, लोक की भाषा में अपने कुछ अनुभवों के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से नीति काव्य का एक नई धारा इसमें प्रस्फुटित हुई, जिस दौर के एक बहुत बड़े कवि हुए वृंद, नीति काव्य के एक बड़े कवि हुए, उनका नाम था वृंद।
ठीक? और वृंद के साथ साथ वृंद तथा गिरधर, गिरधर भी थे, ये भी नीति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, लोक भाषा में लोक जीवन को प्रेरित करने के लिए इन कवियों ने कविताएं लिखी और ये गैर दरबारी श्रेणी में आती है, भक्ति काव्य और नीति काव्य। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आप देखें रीतिकालीन जो काव्य धारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त और रीति इतर काव्य। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा में वो कवि जो बंधे हुए थे किससे? संस्कृत के काव्य शास्त्रीय नियमों से और सिद्धांतों से। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। रीति सिद्ध कवि वे कवि जिन्हें ज्ञान तो था, पूरी तरह से उनको ज्ञान था, लेकिन वो बंधे हुए नहीं थे, हालांकि उसका अनुपालन अपनी कविताओं में वो करते थे। और तीसरे वे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी भावों को क्या किया? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। उसमें घनानंद का नाम आता है। और जो बच जाते हैं वो रीति इतर काव्य धारा में दरबारी और गैर दरबारी। दरबारी में वीर काव्य, ऐसे कवि जो अपने राजाओं के यहाँ रह करके और उनकी वीरता का बखान करते थे, और वह जो वीरता का बखान करते थे वह वास्तविक वीरता का बखान करते थे, क्योंकि ये लोग राष्ट्र के लिए क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, मुगल शासन के विरुद्ध ये लोग संघर्ष कर रहे थे। और दूसरी धारा जो आती है गैर दरबारी, जिसमें भक्ति काव्य के भी कुछ स्रोत देखने को मिलते हैं और नीति काव्य के भी तत्व देखने को मिलते हैं, या नीति काव्य की कविताएं जिनमें देखने को मिलती हैं। तो ये रीति काल का सामान्य परिचय, ठीक है, और उसकी काव्य धाराओं का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, रीति काल की तीनों धाराओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें, या रीतिकालीन काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं इसका विवरण दें, तो आपको यही सारी चीजें उसमें बतानी है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो नहीं आपके मन में? स्पष्ट है? चलिए ठीक है।